मॉर्निंग गाइस। ये हमारी हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन की नेक्स्ट क्लास है। हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। देखिए इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पढ़ ली थी हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद में हेलो एरिन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह का प्रभाव क्या इफेक्ट डालता है। हेलो एरिन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह क्या इफेक्ट डालता है। देखिए इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह होते कौन कौन से हैं। NO2 SO3H साइनाइड हो गया और एसिड हो गया। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। NO2 है, NO2 हेलो एरिन्स के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। देखिए कैसे सब केमिकल रिएक्शन के आधार पर हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के अपने पास इस नाभिक स्नेही के ऊपर क्या करेंगे, इसमें अपने पास अटैक करवाएंगे। तो यहाँ पे किसके प्रेजेंस में जलीय NaOH और उच्च ताप टेम्परेचर यहाँ पे हाई लेंगे क्योंकि फटाफट रिएक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पे इस OH की जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ऐसे दूसरी रिएक्शन करवाएं हम। दूसरी रिएक्शन कैसे, देखिए ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रो। नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, ऑर्थोनाइट्रो है, ऑर्थो पे पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम इसके साथ OH के साथ करवाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, जलीय OH उपस्थिति में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है, पहले रिएक्शन करवाएंगे फिर इसकी क्रियाशीलता के आधार पर अपन डिस्कस करेंगे, क्रियाशीलता की बात के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है अपने पास कि इसकी एक NO2 और अगर हम प्रतिस्थापित के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह के ऊपर ऐड कर दे, जोड़ दें तो ये जलीय NaOH के साथ ये रिएक्शन कर लेगा। और यहाँ पे टेम्परेचर 400 था, यहाँ ज्यादा है सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे जो थर्ड रिएक्शन है इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 370 केल्विन पर। अगर इसमें रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे Cl की जगह यहाँ पे इजीली ये रिएक्शन यहाँ पे फिनोल ऐड हो जाएगा। ये OH और यहाँ पे NO2 पहले से एक था और ये भी एक NO2। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे देखिए इसमें अपने पास इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ऑर्थो पैरा। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास इसका नाम, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, ऑर्थो डाइनाइट्रोफिनोल इसका नाम हो जाएगा। एक अपने पास फोर्थ रिएक्शन की बात करें हम। ठीक है, और ये Cl है, ये NO2 यहाँ पे, ये NO2 और ये NO2 यानी अगर तीन अगर इसमें अगर NO2 जोड़ दें हम तो ये रिएक्शन देखिए, ये OH नेगेटिव चार्ज उपस्थिति जलीय NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पे 370 था, अब यहाँ टेम्परेचर और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 300 केल्विन पर ये अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा अपने पास, ये देखिए OH NO2 और ये NO2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल भी हो जाएगा। ठीक है, और वैसे नाम हो जाएगा इसका 2 पे है 2 4 और 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हो जाएगा इसका नाम, IUPAC से नाम हो जाएगा इसका। तो ये 3-4 रिएक्शंस थी अपने पास। अब देखो इसमें कैसे अपन पहचानेंगे, अपने पास कैसे बात करेंगे अपने पास। ये जो एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं, ये जो उदाहरण लिए हैं अपन ने, ये जो रिएक्शंस लिए अपन ने, ठीक है, इस रिएक्शन के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगी। देखिए यानी कहने का मतलब है जैसे इनके ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी क्रियाशीलता भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, यानी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें हेलो एरिन्स यानी हैलोजन की हम बात करें, हैलोजन के व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता। हैलोजनों के व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता देखिए, यहाँ पे हेडिंग है अपने पास, के
हैलोजन के व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, यानी सबसे अधिक हैलोजन में कौन कौन सी क्रियाशीलता किस तरीके से, देखिए एक तो अपने पास डायरेक्टली ये क्लोरोबेंजीन है एक तो, ठीक है, एक अपन ले ले यहाँ पे जैसे आरएक्स एल्किल हैलाइड ले ले, कोई भी एल्किल हैलाइड ले, तो यहाँ ले लिया अपन ने जैसे मान लो आरएक्स, ठीक है, और एक यहाँ पे इसमें अपने पास इस एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे जैसे CS2 ले लिया और यहाँ पे अपन ने X ले लिया, X ले लिया, ठीक है। इसकी क्रियाशीलता की क्रम की बात करें, क्योंकि व्युत्पन्न है, ये डायरेक्टली अपने पास बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये एल्किल हैलाइड से जुड़ा हुआ है, और ये अपने पास एक CS2 एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसको बेंजीन हैलाइड बोलेंगे। ये अपने पास क्लोरोबेंजीन, ये एल्किल हैलाइड हो गया, तो इन तीनों के अंदर ये तीनों व्युत्पन्न है इसके, तो इसकी क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर देखेंगे कि अपने पास देखो इसमें अपने पास क्या है, रेजोनेंस है, अनुनाद है, अनुनाद है, इसमें अपने पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ध्रुवीय, और इसमें अपने पास क्या पाया जाएगा, अपने पास ये बेंजीन हैलाइड है। तो इसमें क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, ये होगा और फिर ये होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, इसका नाम तो हो जाएगा हेलोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड, और इसका हो जाएगा बेंजिल हैलाइड। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा अपने पास, बेंजिल हैलाइड। समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, नेक्स्ट ये आ गया क्या समझ में, क्लियर है। अब नया टॉपिक है इसका फ्रीओन, न्यू टॉपिक है इसका फ्रीओन है हमारे, देखिए फ्रीओन टॉपिक है, इस क्रियाशीलता का क्रम हो गया। अब देखिए इसमें फ्रीओन, न्यू टॉपिक कौन सा जाएगा इसमें, फ्रीओन, ठीक है। फ्रीओन किसे कहेंगे अपने पास, पोली, पोली क्लोरोफ्लोरो, पोली इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए पोली क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो, पॉली क्लोरो फ्लोरो, ठीक है। पॉली क्लोरो फ्लोरो हो गया, पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केनो, एल्केनो, ठीक है, को फ्रीओन कहा जाता है, फ्रीओन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो फ्रीओन बने, ये जो फ्रीओन है, इन फ्रीओन को, फ्रीओन को क्लोरो, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी CFC भी कहते हैं, CFC भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, CFC भी कहते हैं। आगे ही परिभाषा समझ में, देखो कैसे। अब यहाँ पे हम टॉपिक है इसी का है, न्यू टॉपिक है अपने पास फ्रीओन का निर्माण, फ्रीओन का निर्माण, यानी फ्रीओन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं, पहले पढ़ा भी थी टेट्रालाइड में मैंने रिएक्शन बताई भी थी आप लोगों को। देखिए अपने पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत सारे, देखो CCl4 है, इस CCl4 की अभिक्रिया, CCl4 की अभिक्रिया किसके साथ करवाए हमने पास, हाइड्रोजन क्लोराइड, स्थिति किसकी रहेगी अपने पास, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 की, ठीक है। देखो यहां से एक HCl निकल जाएगा, ये फ्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या क्या बन जाएगा, CC अपने पास 3 और ये प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl, प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl,
ठीक है, नाम इसका मैं आगे और भी इसका नामकरण और बता दूंगा, फिर भी इसका नाम यहां आ जाएगा फ्रीओन 11। फ्रीओन 11 कैसा आया, कैसे किस तरीके से आएगा ये आगे अपन डिस्कस करेंगे इस मामले में। फिर आगे देखो और भी एग्जांपल यहाँ पे CCl3 और F, उसी की अभिक्रिया आगे और HF के साथ रिएक्शन करवाएं, वही एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ, तो यहां आ जाएगा एक HCl और निकल जाएगा, एक HCl निकल जाएगा तो यहां क्या जाएगा CCl2 और F2 हो जाएगा, और एक HCl बाहर निकल जाएगा और भी निकल जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रीओन तो लगेगा ही लगेगा। जब भी CFC क्लोरो फ्लोरो और कार्बन यानी कि CCl और F हो तो उसके नाम के नामकरण जब भी किया जाएगा तो उसके पहले क्या लगेगा, ये फ्रीओन शब्द तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहां फ्रीओन क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और अब इसकी आगे और रिएक्शन करवाएं यानी कि C, आगे हम और भी इसकी रिएक्शन करवाएं, इजीली हो जाएगी और भी रिएक्शन। ठीक है, यहां ले लें अपने पास दूसरा एग्जांपल ले लें C2Cl6, C2Cl6 हो जाए। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, यहाँ पे 2 मोल HF के साथ, 2 मोल HF के साथ रिएक्शन करवाएं तो 2 Cl यहां से निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी, उपस्थिति सेम रहेगी, उपस्थिति यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 HCl निकलने के बाद में यहाँ C2H 2 निकल जाएंगे, तो यहाँ पे कितने सॉरी C2Cl कितने बच जाएंगे 4, और यहाँ आ जाएगा F2 प्लस में 2 HCl निकल जाएंगे। ठीक है, फ्रीओन शब्द तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। मैंने कहा नामकरण अपन और भी आगे डिस्कस कर लेंगे और भी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, बनाने की विधि हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में जो नया टॉपिक है इसी का है, मतलब फ्रीओन का नामकरण। ये जो नाम दिए ना ये किस तरीके से दिए जाते हैं, देखिए फ्रीओन किस तरीके नाम किस तरीके से दिए जाते हैं। चैप्टर होने को है अपने एक क्लास का और रहा है चैप्टर, ये फिर ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए नया टॉपिक है फ्रीओन का नामकरण, फ्रीओन का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रीओन, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रीओन्स। ठीक है, देखिए किस तरीके से, एक इसका नियम है, एक रूल है। देखिए क्या है, हम जब भी किसी फ्रीओन यौगिक का नामकरण देंगे तो ये फ्रीओन तो हम लिखते ही लिखते हैं और उसके बाद में डिजिट लिखते हैं, संख्या लिखते हैं। तो उस संख्या की जगह मैंने यहाँ ले लिया x, यहाँ ले लिया y और यहाँ ले लिया z। ठीक है, x y z हो गया, x y z हो गया। अब यहाँ पे x क्या है, y क्या है और z क्या है, देखिए यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे हमारे जो भी फ्लोरीन का अपने पास फ्रीओन का CFC का जो भी फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, उस फॉर्मूले में हमारे पास जितने भी कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु में से एक माइनस कर दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो भी CFC का फ्रीओन का जो भी फॉर्मूला रहेगा उस फ्रीओन में उपस्थित कार्बन परमाणु, जितने भी कार्बन परमाणु होंगे उस कार्बन परमाणु में से एक को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं अपने पास कि फ्रीओन अणु में, हम यहां लिख सकते हैं फ्रीओन अणु में उपस्थित, फ्रीओन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, जितनी भी संख्या हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो। ठीक है, संख्या से एक कम, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं कि जितने भी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, कार्बन परमाणु की जितनी भी संख्या उसमें से क्या कर दो, एक को माइनस कर दो। ठीक है, 5 है तो एक माइनस कर देंगे तो बचेगी कितनी, 4। ठीक है, अब यहां y की बात करें हम, y क्या है यहाँ पे, हमारे फ्रीओन अणु में जितने भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, वैसे होते नहीं है लेकिन जितने भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है उसमें एक प्लस कर दो, यानी कि फ्रीओन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में एक अधिक का मतलब यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन प्लस 1, यानी जितने भी हाइड्रोजन परमाणु है उसमें क्या करना है, हमारे को एक जोड़ना है। जेड की बात करें हम,
जेड क्या होता है यहाँ पे, जेड अपने पास फ्रियोन अणु में, जेड अपने पास देखिए फ्रियोन अणु में जितने भी फ्लोरीन परमाणु की संख्या होती है वो वैसे वैसे एज इट इज वैसे वैसे लिखनी है हमारे को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपने पास फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन उपस्थित जितने भी हमारे फ्लोरीन परमाणु हैं, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, जितनी भी संख्या है वैसे एज इट इज वैसे के वैसे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां ले रहे हैं एग्जांपल, देखिए इजी है, ठीक है। एग्जांपल यहां पे क्या हो जाएगा, CFCl3, ये एक एग्जांपल। इसका नामकरण हमारे को करना है, देखिए किस तरीके से नाम हो जाएगा इसका। यहां इसका नाम लिख रहा हूं, देखो हमारे पास फ्रियोन शब्द तो आएगा आएगा, मैंने कहा अपने पास जिसका भी अपन को नामकरण करना है तो फ्रियोन शब्द तो आएगा ही आएगा। तो फ्रियोन मैंने लिख दिया। अब देखिए ये तो हो गया x हो गया, ठीक है, y हो गया, z। अपने यहाँ पे क्या लिखता है x y z। तो x क्या कहता है हमारे पास, जितने भी कार्बन परमाणु हैं उसमें से क्या कर दें, एक माइनस कर दें। तो यहाँ पे एक में से एक गया तो कितना, एक ही तो है, तो एक में से एक गया तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 0। देखो 0 को लिखो तो लिखो, नहीं भी लिखो यहाँ पे, लेकिन लिख दिया अपन। फिर अपन बात करें आगे, y क्या कहता है, हमारे सूत्र में हमारा जो भी फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा उसमें हाइड्रोजन परमाणु में एक क्या कर दें, प्लस कर दें। तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ बात करें अपने पास अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं होती, यहाँ प्लस लिखा है 1, तो इसकी जगह 0 + 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है। अब आ जाओ तीसरा, हमारे अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, 1। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका नाम फ्रियोन 011। ठीक है, आगे समझ में। चलो आगे देखिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, हमने जो पहले अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शंस में अपन ने लिए हैं एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल ले लें अपने पास C2C4F2, ये एग्जाम्पल है। इसका नामकरण हमने वहां लिख दिया था, कैसे आएगा, देखो फ्रियोन शब्द तो आएगा ही आएगा, ये फ्रियोन तो आएगा ही आएगा, फ्रियोन लिख दिया मैंने। फ्रियोन के बाद में अब वही तरीका, x क्या कहता है, जितने भी कार्बन परमाणु उसमें से क्या कर दे, एक माइनस कर दे। तो यहाँ क्या ले लेंगे, एक का एक, यानी कार्बन 2 है, 2 में से एक गया तो कितना बचेगा, 1। ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु एक भी नहीं है इसमें, हाइड्रोजन परमाणु हमारे पास एक भी नहीं है क्या, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऐसे कैसे एक का एक आ जाएगा। एक क्यों लिखा, क्योंकि उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, 0 में एक जोड़ेंगे तो एक आएगा। फिर क्या कहता है, फ्रियोन अणु में उपस्थित था, अब कितनी है, 2 है, तो ये 2 का 2। तो हमारा पहले में भी जो हमने रिएक्शन में नाम लिखा था वो भी यही था, और ये भी इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें, हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, इजी है। ठीक है, या थर्ड एग्जाम्पल ये हुई है। अब इसके बाद देखो CCl2F2, एक और एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां बात करें वही फ्रियोन शब्द तो आएगा आएगा, फ्रियोन शब्द तो आएगा आएगा। तो अब x क्या कहता है, हमारे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, सॉरी कार्बन परमाणु की संख्या जितने भी उसमें से क्या करते हैं, एक माइनस कर दे। तो एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। y क्या कहता है, जितने भी हाइड्रोजन परमाणु दिए हैं उसमें क्या कर दो, एक प्लस कर दो। तो एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का एक। और तीसरा y क्या कहता है, जितने भी फ्लोरीन परमाणु की संख्या है कितनी है, 2 है, तो 2। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अपने पास फोर्थ एग्जाम्पल एक और ले लो। ठीक है, इसका नाम अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां ले लें अपन CCl3F। इसका नामकरण करना है अपन को। इसका नामकरण करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए अपने पास वही फ्रियोन शब्द तो आएगा आएगा, फ्रियोन शब्द तो आएगा आएगा। ठीक है, फ्रियोन शब्द आएगा तो अब इसमें जितने भी कार्बन परमाणु की संख्या उसमें से एक क्या कर दो, माइनस। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। हाइड्रोजन की जगह एक आएगा आएगा, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु की, तो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, फ्रियोन 111, फ्रियोन 11। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब आगे बात करें हम इसके जस्ट अपोजिट, अगर हमारे पास नाम दिया हुआ और उसका फॉर्मूला बनाना हो, नाम दिया हुआ हो और उसका फॉर्मूला बनाना हो, जैसे यहां दिया हुआ एग्जांपल अपने पास फ्रियोन
ये दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो फ्रियोन जहां आ जाए वहां पे क्या आएगा, CFCl आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। तो यहां सबसे पहले अपन लिखेंगे CCl और ये F, ये तीन तो आएंगे ही आएंगे, ये तीन तो हमारे को लिखना ही लिखना है जब भी फ्रियोन शब्द आ जाए, ठीक है। तो अपने पास देखो ये क्या कहता है, अपने पास ये जो संख्या है वो क्या क्या है, यहाँ पे x है, ये y है, और ये अपने पास क्या है, z है। ये x है, ये y है, और ये क्या है अपने पास यहाँ पे z है। तो देखो x क्या था हमारे पास, जितने भी कार्बन परमाणुओं की संख्या हो उसमें एक माइनस करना था। अब इसका जस्ट उल्टा कर दे, उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कितनी है, एक है, तो एक में एक प्लस कर दो, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, दो। तो ये कितने आ जाएंगे, दो। समझ में आ गया। y क्या कहता है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो उससे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में हाइड्रोजन है ही नहीं। अब z क्या कहता है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, तो यहाँ कितनी अपने पास एक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक का एक, ठीक है। अब ये हमारा सूत्र सही है को गलत है, इसकी जांच करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे को मालूम है कि कार्बन कितने हैं यहाँ पे, दो। तो यहाँ मैंने लिख दिया कार्बन यहाँ पे एक, और ये यहाँ पे कार्बन मैंने एक, और ये एक लिख दिया। ये दो कार्बन हो गए दो कार्बन, क्लियर है। अब दो कार्बन है तो अपने पास हमारे को मालूम है कि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। कितनी होती है, चार। तो यहाँ पे अपने पास एक तो ये वैलेंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को मालूम है कि फ्लोरीन परमाणु की संख्या एक ही है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या एक ही है। अब बाकी पे जो फ्री रह गई उसके ऊपर क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, Cl 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 और ये Cl कितने हो गए, 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से इसका नामकरण किया, इस फॉर्मूले से बनाया जाता है। इनमें से देख लो अपने पास, इसका और बना दे अपने पास। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ इसमें से ले लें कि फ्रियोन 112, फ्रियोन 112। अब फ्रियोन 112 का किस तरीका ये रहेगा, देखो ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, x, इसको y, इसको z। समझ में आ गया, x y z समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे को मालूम है कि यहाँ पे कार्बन Cl और ये F तो रहेगा ही रहेगा, ये तीन तो आएंगे। तो पहला क्या कहता है, x, हमारे पास जितने भी कार्बन परमाणु होंगे उसमें से एक माइनस किया जाता था, मैंने कहा जस्ट इसका क्या कर दो, उल्टा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दो। दो क्यों हुआ, एक था, एक में एक जोड़ दो तो दो हो जाएगा। y हमारे पास है नहीं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में हाइड्रोजन आती नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन की स्थान नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ बात करें z क्या कहता है, जितनी भी फ्लोरीन परमाणु की संख्या थी वैसे के वैसे लिख दो, इसमें ना तो जोड़ना था या ना ही घटाना था। तो यहाँ पे जितनी है वैसे के वैसे संख्या लिख दो, इस तरीके से लिख दिए ये दो की दो। अब Cl कितने आएंगे, एक आएगा, 5 आएगा, वो कार्बन की वैलेंसी के आधार पर। यहाँ कार्बन कितने, दो, तो ये दो कार्बन है इस तरीके से। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ फ्री देखो 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से लगा दे, ठीक है। हमारे पास फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी, 2, तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब फ्री कितनी रह गई, 4 रह गई। यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl, तो कितनी होगी, 4। तो यहाँ Cl की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस तरीके से ये तो था अपने पास फॉर्मूले से नाम, और ये अपने पास नाम से फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। आ गया होगा समझ में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें फ्रियोन के उपयोग, फ्रियोन के उपयोग क्या क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इसी का फ्रियोन के उपयोग। फ्रियोन के उपयोग, ठीक है, यूज ऑफ फ्रियोन। तो पहला तो अपने पास इसका उपयोग इसमें किया जाता है अक्रिय विलायकों के रूप में। तो पहला इसका उपयोग हो जाएगा अक्रिय विलायकों के रूप में, अक्रिय विलायकों के रूप में, ठीक है, आ गया समझ में। और दूसरा इसका उपयोग हो जाएगा जो फ्रीज हो गया, जो ठंडे अपने पास है कह सकते रेफ्रिजरेटर हो गया, और फ्रीज और रेफ्रिजरेटर एक ही होता है, एसी हो गया, जो ठंडे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ठंडक पैदा करते हैं उनमें कौन सी गैस यूज में ली जाती है, फ्लोरीन।
इसके फ्रीज के पीछे एक ब्लैक कलर का जो छोटा सा सिलेंडर आता है, उसमें सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरो गैस भरी जाती है। ठीक है, तो यहां दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रीज। फ्रीज होता है, इसको रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। ठीक है, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर के रूप में। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट है इसी का शीत। शीत जो अपने पास शीत संग्राहकों के रूप में, शीत संग्राहकों के रूप में मतलब जैसे अपने पास कोल्ड स्टोरेज जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे जहाँ पे फल फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह बाहर से मार्केट से दूर दराज लाया जाता है, तो उनको स्टोर करने के लिए, उनको खराब नहीं, उनको बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हो अपने पास किसमें, शीत संग्राहक, शीत संग्राहक, संग्राहक। ठीक है, तो ये इसके दो उपयोग थे जो मैंने लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद में फ्रीओन का, भाई हमारे को मालूम है कि हमारे लिए यूजफुल भी है और अनयूज भी है, यानी कि हमारे लिए हमारे नुकसान भी पहुंचाती है। तो ये कह सकते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक ये कह सकते हैं कि फ्रीओन का, फ्रीओन हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, ऐसे कौन कौन से हैं जिससे पर्यावरण क्या हो रहा है अपने पास, प्रभावित हो रहा है। तो यहां पे अपने पास टॉपिक आ जाएगा नेक्स्ट, फ्रीओन का पर्यावरण पर प्रभाव। यह टॉपिक आ जाएगा फ्रीओन का पर्यावरण पर क्या क्या इफेक्ट डालती है गैस, क्या क्या इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहले कह सकते हैं अपने पास यह गैस सबसे पहले ओजोन जो हमारी परत है वायुमंडल के बाहर, हमारी पृथ्वी के बाहर ओजोन मंडल को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, तो पहला इसका नुकसान मान लो, चाहे प्रभाव मान लो कि यह, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह मुख्यतः ओजोन परत को, किसको, ओजोन का फॉर्मूला हो जाएगा O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे O3। तो ओजोन परत को प्रभावित करती है, ओजोन परत को क्या करेगी, प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा अपने पास यह जल को भी, यह क्या होता है अपने पास, ओजोन जल पृथ्वी पर, जब पृथ्वी पर रहती है तो ये क्या करती है अपने पास, विषाक्त का कार्य करती है। यानी ये कह सकते हैं हमारे धरातल के ऊपर रहती है ना ये, तब ये क्या करती है, जहरीली गैस की तरह काम करती है। इसके क्या है, इसके प्रभाव से जैसे सिर दर्द हो गया, उल्टी हो गया, या अगर ज्यादा लंबे समय तक रह जाए तो इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब यह कौन सी ओजोन की बात करें, दूसरा उपयोग की बात करें, दूसरा मतलब प्रभाव की बात करें, उपयोग क्या, प्रभाव की बात करें, तो ये है यानी कि यह जब पृथ्वी पर रहती है, पृथ्वी पर होती है तो विषाक्त का कार्य करती है, यानी जहरीलेपन का कार्य करती है, जहरीलेपन का कार्य करती है। ठीक है, लेकिन ओजोन परत का 90%, 90% भाग समताप मंडल में स्थित होता है। समताप मंडल में क्या रहेगा, स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका उपयोग कि ओजोन पर हम बात करें, ओजोन
ठीक है, पर सूर्य से आने वाली ठीक है हानिकारक ठीक है हानिकारक पराबैंगनी किरणों में से 95% पराबैंगनी प्रकाश को ओजोन अवशोषित करके पृथ्वी के वायुमंडल को बचाती है। पृथ्वी के वायुमंडल को क्या करेगी? ये सेविंग करेगी, बचाएगी कहने का मतलब। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब ये अपने पास ये तो आ गया। अब नेक्स्ट इसी का है पराबैंगनी। नेक्स्ट देखिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे और नया टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि अपने पास क्या क्या पढ़ लिया कि फ्री के पर्यावरण पर क्या 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 इफेक्ट है। अब ये भी पढ़ेंगे, एक लाइन है ये यहाँ पे, पराबैंगनी प्रकाश। सूर्य से आने वाला जो पराबैंगनी प्रकाश होता है, सूर्य से आने वाला जो पराबैंगनी प्रकाश होता है, ये हमारी पृथ्वी को क्या करता है? नुकसान पे पहुंचाता है। ठीक है, अगर ये ओजोन परत यहां से हट जाए, ओजोन परत यहां से नष्ट हो जाए, तो पृथ्वी पर कई हानिकारक बीमारियां और पेड़ पौधे क्या होंगे? प्रभावित होंगे। ठीक है, तो ये तो इसके क्या हो गए? प्रभाव हो गए। अब अपने पास जो पराबैंगनी जो प्रकाश की किरणें हैं, ये हमारी जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? ठीक है, तो ये अब इसका फ्रियोन का हम पढ़ेंगे आगे। देखिए हम ये पढ़ेंगे अपने पास पराबैंगनी से, पराबैंगनी जो प्रकाश होता है उससे क्या क्या हानि होती है। तो यहां पढ़ेंगे अपने पास पराबैंगनी प्रकाश से हानियां क्या क्या ये हमारे को नुकसान पहुंचाता है, क्या क्या ये हमारे को नुकसान पहुंचाता है। देखिए सबसे पहले, अगर ये सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी के ऊपर आ जाए, तो स्किन जो त्वचा से संबंधित जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होने लग जाएगी, यानी जिसको स्किन डिजीज कहते हैं, अपने पास त्वचा कैंसर भी है। ठीक है, तो पहला हम ये कह देंगे अपने पास फर्स्ट इसका यहां नहीं है जो बना अपने पास त्वचा, हम ये कह सकेंगे इसका त्वचा। ठीक है, त्वचा के कैंसर, त्वचा के कैंसर में वृद्धि होती है, यानी स्किन डिजीज, स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होने लग जाएगी, पहली तो ये। और दूसरा, जब सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आएगी वो पौधों को भी प्रभावित करेगी, तो ये कहता है अपने पास दूसरा, पौधों को क्षति पहुंचाती है। पौधों को क्या करेगी? क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, और दूसरा, समुद्र के अंदर जो प्लवक होते हैं, समुद्र के अंदर जो प्लवक होते हैं, उन प्लवकों में वृद्धि भी क्या करती है? कम करती है। समुद्र में क्या होती है अपने पास? देखो तीसरा, समुद्र। ठीक है, समुद्र के प्रकाश क्षेत्र में प्लवक ठीक है की आबादी में कमी करती है।
ठीक है, या कमी होती है। तो समुद्र में ये कह सकते हैं अपने पास जो समुद्र है, समुद्र में क्या करते हैं कि प्लवक होते हैं, ग्रीन एल्गी कह सकते हो, मतलब छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, उन प्लवकों में क्या करती है, ये वृद्धि को क्या करती है, पराबैंगनी प्रकाश की किरणें कम करती है, उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, फिर चौथा अपने पास आंखों में इस प्रकाश की किरणों के कारण क्या हो जाती है, अगर जैसे सूर्य की थोड़ी सी भी हम देख ले तो मोतियाबिंद होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। तो हमें कह सकते हैं आंखों में मोतियाबिंद ठीक है नामक बीमारी में वृद्धि होती है। मोतियाबिंद नामक बीमारी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। पांचवें की बात करें इसमें अपने पास 5th पॉइंट, पांचवें की बात करें तो मानव की इस जो पराबैंगनी किरणें है, पराबैंगनी किरणें क्या कर देगी, मानव की जो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो सिस्टम है, इम्यूनिटी जो पावर है, उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। तो यहां कह सकते हैं अपने पास मानव की प्रतिरोधक क्षमता में कमी होगी। यानी ये क्या करेगी, पराबैंगनी किरणें क्या करेगी, मानव की जो इम्यूनिटी पावर है वो इसको भी क्या कर देगी, कम कर देगी। तो ये क्या था इसका हानियां थी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे और भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है। चलो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।